स्टॉर्मकॉलर, विल, क्या तुम्हें अपने फैसले पर यकीन है? जेम्स ने पूछा। मेहमानों के जाते ही वह लिविंग रूम में लौट आए थे। हालांकि सगाई टूटने की वजह से वे अभी भी थोड़े गुस्से में थे, पर उन्हें लग रहा था कि उनका पोता कोई बड़ी चाल चल रहा है। दादाजी, क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा हैंडसम लड़का भविष्य में कुंवारा रहेगा? विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे भी मेरे जैसा महान इंसान बहुत सारी शादियां करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिल्कुल एंसवर्थ खानदान वाली बात कही। जेम्स ने हंसते हुए विलियम का सिर सहलाया। बेशक, मुझे कोई शक नहीं है कि लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए लाइन लगाएंगी। आखिर जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो गांव की हर लड़की मुझे अपना शौहर बनाना चाहती थी। चाची अन्ना ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें ऊपर चढ़ाने से रोका। उन्होंने चाचा मॉर्ड्रेड की तरफ झुककर उनके कान में फुसफुसाया। मुझे पता था कि पिताजी खुद की तारीफ करने के शौकीन हैं, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि विलियम भी उन्हीं पर जाएगा। मॉर्ड्रेड ने ठंडी सांस ली और चाय की चुस्की ली। उन्हें बचपन से ही अपने पिता की इस आदत का पता था। ऐसा लगता था कि खुद की तारीफ करना एंसवर्थ खानदान के जीन्स में ही है। वह औरत और उसका कमीना पति भविष्य में बहुत पछताएंगे, जेम्स ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे शर्तिया यकीन है कि जब उस पुराने ड्यूक को पता चलेगा कि उसके परिवार ने खुद ये रिश्ता तोड़ा है तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। जेम्स ने विलियम की तरफ देखा जो बड़े मजे से एप्पल पाई खा रहा था। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि विलियम ने अगाथा और एलेनोर से कीमती हथियार दिखाने की जिद क्यों की थी। उन हथियारों की कीमत हजारों सोने के सिक्कों में थी। वैसे विल, उन हथियारों को सिर्फ हाथ में पकड़ने के पीछे तुम्हारा क्या इरादा था? जेम्स ने आखिर पूछ ही लिया। अन्ना और मॉर्ड्रेड भी ये सुनने के लिए उत्सुक हो गए। विलियम मुस्कुराया और उसने अपनी हथेली खोली। कुछ ही सेकंड में एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा उसकी हथेली के ऊपर तैरने लगा। फिर वह गायब हुआ और उसकी जगह एक छोटी सी आग जलने लगी। विलियम यहीं नहीं रुका। आग गायब हुई और पानी का एक गोला वहां तैरने लगा। जब वह हटा तो कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। और अंत में एक पत्थर का टुकड़ा उसकी हथेली पर कुछ देर हवा में रहा और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। जेम्स, मॉर्ड्रेड और अन्ना के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विलियम के चेहरे पर वही पुरानी स्मार्ट मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत मामूली सा काम किया हो। मेरे पास ये काबिलियत है कि मैं किसी भी पेशे की शक्ति सीख सकता हूँ, बशर्ते मैं उस पेशे से जुड़ा कोई हथियार या वस्तु अपने हाथ में पकड़ूं, विलियम ने समझाया। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुरंत उस्ताद बन जाता हूँ। किसी भी नौसिखिए की तरह मुझे इन शक्तियों को अपना बनाने के लिए शुरुआत से मेहनत करनी होगी। विलियम झूठ नहीं बोल रहा था। उसे कई जॉब क्लासेस मिल तो गई थीं, पर वे सब लेवल 0 पर थीं। उनके असली हुनर खोलने के लिए उसे कड़ी मेहनत करके लेवल अप करना था। कर क्या तुम्हारे पास बिजली की शक्ति है? जेम्स ने हकलाते हुए पूछा। शक्ति? नहीं, मेरे पास किसी खास तत्व की जन्मजात शक्ति नहीं है, विलियम ने बताया। पर अगर मैं बिजली से जुड़ा कोई जादुई हथियार पकड़ लूं तो मैं वह भी सीख सकता हूं। जेम्स और मॉर्ड्रेड ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना एक शब्द कहे जेम्स तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। विलियम, ये बात किसी को मत बताना, मॉर्ड्रेड ने गंभीरता से सलाह दी। इसे एक राज ही रहने देना। चाचा, मैंने आप सबको इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरे परिवार के लोग हैं। विलियम मुस्कुराया। अगर मैं अपने परिवार पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? विलियम ने अपनी असलियत बताकर एक बहुत बड़ा जोखिम लिया था, लेकिन उसे अपने दिल में यकीन था कि उसके परिवार का हर सदस्य इस राज को सीने से लगाकर रखेगा। अपनी पिछली जिंदगी में अनाथ होने के कारण उसने कभी परिवार का मतलब नहीं समझा था, पर यहाँ उसने अपना भरोसा एंसवर्थ खानदान के कदमों में रख दिया था। विल, तुम्हारे इस भरोसे के लिए शुक्रिया। मॉर्ड्रेड अपने भतीजे की ईमानदारी देखकर भावुक हो गए। चाची अन्ना ने भी अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए विलियम को देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ एहसास लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते। 5 मिनट बाद दादाजी जेम्स एक लकड़ी का संदूक लेकर कमरे में लौटे। वह संदूक किसी साधारण लकड़ी का नहीं था, उस पर ऐसी भाषा में अजीबोगरीब निशान और नक्काशी थी जिसे विलियम पढ़ भी नहीं पा रहा था। वह संदूक करीब 2 मीटर लंबा और 1 फुट चौड़ा था। विलियम ताड़ गया कि इसके अंदर कोई खतरनाक हथियार है। जैसे ही जेम्स ने उसका ढक्कन धीरे से खोला, कमरे में बैंगनी रोशनी का एक जबरदस्त धमाका हुआ। बैंगनी बिजली की लपटें छोटे सांपों की तरह हवा में रेंगने लगीं। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या है? विलियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका नाम है स्टॉर्मकॉलर, जेम्स ने बड़े सम्मान के साथ कहा। यह हमारे महान पूर्वज क्लाउड वॉन एंसवर्थ का हथियार है। स्टॉर्मकॉलर। विलियम उस भाले को फटी आंखों से निहारने लगा। वह भाला कम से कम 6 फीट लंबा था। उसका काला हैंडल सोने की ऐसी लकीरों से सजा था जैसे बिजली कड़क रही हो। भाले का फल गहरे बैंगनी रंग का था और उसे देखते ही कोई भी बता सकता था कि यह कोई मामूली लोहे का टुकड़ा नहीं है। आगे बढ़ो, जेम्स ने उसे उकसाया।
इसे पकड़ो। जेम्स ये देखना चाहते थे कि क्या विलियम इस भाले की शक्ति को झेल पाएगा। वे जानना चाहते थे कि क्या एंसवर्थ खानदान की वह पुरानी भविष्यवाणी उनके जीते जी सच साबित होगी। विलियम ने थूक गटका और कांपते हाथों से भाले के हैंडल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, बिजली की लपटें उसके हाथों पर रेंगने लगीं। पर हैरानी की बात यह थी कि उसे दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक गुदगुदी जैसा एहसास हुआ। तभी उसकी आंखों के सामने सिस्टम की काली स्क्रीन पर लाल अक्षर चमकने लगे। ग्रेटर दैन डिंग, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन सिस्टम ने एक ऐसे हथियार की पहचान की है जो एक प्रेस्टीज क्लास को अनलॉक कर सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन त्रुटि, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन मेजबान ने अभी तक इस प्रेस्टीज क्लास को अनलॉक करने की शर्तें पूरी नहीं की हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन शर्त, इस क्लास को पाने के लिए आपको किन्हीं भी 2 जॉब क्लासेस में लेवल 40 तक पहुंचना होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन परिणाम, आप प्रेस्टीज क्लास थंडर डिसाइपल हासिल करने में फिलहाल असमर्थ हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन, विलियम को गहरा झटका लगा। प्रेस्टीज क्लास थंडर डिसाइपल, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके खानदान के पास इतनी ऊंची श्रेणी की शक्ति दफन है। लेवल 40 अभी बहुत दूर था, पर अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। थंडर डिसाइपल, बिजली का शिष्य। विलियम धीरे से बुदबुदाया, एक प्रेस्टीज क्लास, क्या ये बाकी जॉब क्लासेस से अलग है? मुझे इसे पाने के लिए 2 अलग अलग क्लासेस को लेवल 40 तक पहुंचाना होगा। शुरुआत में विलियम उलझन में था, पर वह उलझन पल भर में खत्म हो गई। उसकी जगह एक जबरदस्त रोमांच ने ले ली और स्टॉर्म कॉलर को पकड़े हुए उसके हाथ खुशी से कांपने लगे। जैसे ही जेम्स ने विलियम के मुंह से थंडर डिसाइपल शब्द सुना, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। यह उनके खानदान का एक ऐसा राज था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। सिर्फ एंसवर्थ खून वाले ही स्टॉर्म कॉलर की असली अहमियत जानते थे। कई कैसा महसूस हो रहा है? जेम्स ने पूछा। उनकी आवाज़ में डर और उत्साह दोनों साफ झलक रहे थे। विलियम ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी चमकती आंखों से दादाजी की ओर देखा, जैसे उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलौना मिल गया हो। जो भी इस भाले को चलाने के काबिल होगा, वह थंडर डिसाइपल की पदवी हासिल कर पाएगा, विलियम ने ईमानदारी से बताया। लेकिन फिलहाल मैं ये शक्ति सीखने के काबिल नहीं हूँ। फिलहाल, मॉर्ड्रेड ने बीच में पूछा। इसका मतलब तुम इसे भविष्य में सीख सकते हो? हाँ, विलियम ने स्वीकार किया। मुझे इसकी न्यूनतम शर्तों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल लगेंगे। सिर्फ 2-3 साल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जेम्स ने अपनी मुट्ठी भींची और उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तो फिर, आज से यह भाला तुम्हारा हुआ। सच में? विलियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। शुक्रिया, दादाजी। हा, जेम्स ने विलियम का कंधा थपथपाया। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन, एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। बैठो यहाँ। विलियम सोफे पर बैठ गया। जेम्स उसके बगल में बैठे और अपने पोते को एक गंभीर नज़र से देखा। चलो, अब मैं तुम्हें तत्वों की शक्तियों के बारे में कुछ बताता हूँ, जेम्स ने अपने विचारों को समेटते हुए कहा। विलियम बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। जेम्स ने अपना गला साफ किया और समझाना शुरू किया। तत्वों की शक्तियों में सबसे आम अग्नि है। जेम्स ने समझाया, लगभग सभी जादूगर इस तत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे भी जिनका अग्नि तत्व से कोई खास लगाव नहीं है, वे भी इसे एक हद तक चला सकते हैं। सीधी बात यह है कि अग्नि सबसे आम है। दूसरा है पृथ्वी। जो लोग पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी बहुत मांग होती है। क्यों? क्योंकि इससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जेम्स थोड़ा रुके ताकि विलियम उनकी बात समझ सके। किले की दीवारें, पुल, घर और दूसरी इमारतें पृथ्वी की शक्ति से बनाई जा सकती हैं। ये बहुत स्थिर तत्व है और ज़्यादातर रक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। सभी तत्वों में पृथ्वी सबसे मजबूत है। फिर आता है वायु। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एल्व्स करते हैं। तुम कह सकते हो कि हर एल्फ हवा की शक्ति के साथ ही पैदा होता है। बेशक, उनमें से कुछ को जीवन और प्रकाश के जादू का आशीर्वाद भी मिला होता है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हवा एक ठंडी लहर जैसी कोमल भी हो सकती है और तलवार की तरह तेज भी। यह उड़ने की शक्ति देती है। अगर तुम इसमें माहिर हो जाओ तो तुम आसमान में आज़ादी से उड़ सकोगे। अगला है जल। जल जीवन का तत्व है। जैसे हमें जीने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही पानी भी चाहिए। ये तत्व एक शांत झील जैसा सुकून देने वाला भी हो सकता है और सुनामी जैसा खूंखार भी। अगर तुम कभी किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसके पास जल जादू की शक्ति हो, तो उसके साथ हमेशा तमीज़ से पेश आना। जल जादू के माहिर लोग सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन भी। अगर तुम उन्हें अपना दोस्त नहीं बना सकते, तो कम से कम उन्हें नाराज़ मत करना। जेम्स धीरे से हंसे। तुम्हारी दादी एक महान विदुषी थीं जो जल जादू में माहिर थीं। वे दुनिया की सबसे खूबसूरत और नेक दिल महिला थीं। अपनी स्वर्गीय पत्नी को याद करते हुए जेम्स के होंठ कांपने लगे।
विलियम अपने दादाजी के चेहरे पर छाई उदासी को देख सकता था, इसलिए उसने सहारा देने के लिए उनका हाथ थाम लिया। फिक्र मत कीजिए दादाजी, वे अब एक बेहतर जगह पर हैं और हमें देख रही हैं, विलियम ने कहा। जेम्स मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखी। दुनिया में बाकी जितने भी तत्व हैं, वे सब इन 4 बुनियादी तत्वों अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल से ही निकले हैं। जाहिर है, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अंतरिक्ष, स्पेस, समय, टाइम, प्रकाश, लाइट और अंधेरा, डार्कनेस। बर्फ का जादू, आइस मैजिक, असल में जल जादू की ही एक शाखा है। कुछ शक्तियाँ 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से बनती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खास तत्व है जो सबसे ऊपर खड़ा है, और वह है बिजली, लाइटनिंग मैजिक, एक ऐसी शक्ति जो सबसे ऊपर है। विलियम ने हैरानी से पूछा, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि? जेम्स के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। कहा जाता है कि बिजली का जादू नायकों की शक्ति है। जो भी इस जादू को सीख लेता है, उसे पूरे महाद्वीप की बड़ी ताकतें अपने पास बुला लेती हैं और बड़े लाड़ प्यार से पालती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तथाकथित नायकों से नफरत करते हैं, और उनमें सबसे आगे है दानव जाति, डेमन रेस। हजारों साल पहले नायकों को उन दानव राजाओं को हराने के लिए बुलाया गया था जिन्होंने इस धरती पर आतंक मचा रखा था। और उन सब में सबसे मशहूर कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्वज क्लाउड वॉन एंसेवर्थ थे। हाथ में स्टॉर्म कॉलर लिए उन्होंने स्वर्ग की बिजली को पुकारा था ताकि इस धरती को दानवों की गंदगी से पाक किया जा सके। जेम्स का स्वर गंभीर हो गया। तब से दानव उन लोगों का शिकार करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं जो बिजली के तत्व का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरे नन्हे उस्ताद, इस शक्ति का इस्तेमाल हल्के में मत करना। जिस पल ये शक्ति दुनिया के सामने आएगी, उसी पल तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस बात को गांठ बांध लो। मैं समझ गया, विलियम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। दादाजी, मैं इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ही करूंगा। जब तक तुम इस बात को समझते हो तब तक सब ठीक है। जेम्स ने विलियम का सिर सहलाया। तुम्हारे गले में जो अंगूठी है वह भी एक स्टोरेज रिंग है। तुम हमारे खानदान की इस अमानत को उसके अंदर रख सकते हो, पर वादा करो कि तुम इसकी जान से बढ़कर हिफाजत करोगे। मैं वादा करता हूँ दादाजी, विलियम ने अपना सीना ठोंका। जब तक मैं जिंदा हूँ, हमारे खानदान के इस अनमोल खजाने को कोई छू तक नहीं पाएगा। विलियम का नया लक्ष्य। विलियम ने स्टॉर्म कॉलर को अपनी रिंग में सुरक्षित कर लिया है। अब उसे थंडर डिसाइपल बनने के लिए अपनी किन्हीं 2 जॉब क्लासेस को लेवल 40 तक ले जाना है। स्टेरॉइड वाला ट्रोल वॉरियर विद स्टेरॉइड्स। आइस बुलेट, बेसबॉल के आकार का बर्फ का एक गोला पूरी रफ्तार से गोब्लिन वॉरियर के सिर पर जाकर लगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गोब्लिन दर्द से चीख उठा, पर वह मरा नहीं। विलियम ने बिना मौका दिए 2 और आइस बुलेट दाग दिए। गोब्लिन का शरीर ढेर हो गया और रोशनी के कणों में बदलकर गायब हो गया। ग्रेटर दैन एक्सपी हासिल किया 240। ग्रेटर दैन कुल एक्सपी 4320 बटा 91207। ग्रेटर दैन शेपर्ड लेवल 28। ग्रेटर दैन जॉब एक्सपी 2400 बटा 91207। ग्रेटर दैन। तो ऐसा होता है जादू चलाना। विलियम रोमांच से भर उठा। अद्भुत। अपनी नई जॉब क्लासेस को टेस्ट करने के लिए विलियम इतना उतावला था कि वह अपनी इला मम्मा के साथ सीधे कमरे में गया और गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर पहुंच गया। कुछ राउंड जादुई गोले दागने के बाद उसे इस नई शक्ति पर पकड़ महसूस होने लगी। पर जैसे ही उत्साह थोड़ा कम हुआ, उसने एक गड़बड़ पकड़ी। अरे, मेरी आइस मेज क्लास का अनुभव एक्सपी क्यों नहीं बढ़ रहा? ये क्या चक्कर है? विलियम बुदबुदाया। सिस्टम, सुन रहे हो? मदद करो। ग्रेटर दैन होस्ट क्या जानना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन, मेरी आइस मेज सब क्लास को कोई एक्सपी नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? विलियम ने जब अपना शेपर्ड लेवल 10 पार किया था, तब उस जादुई CPU कोर के बाकी फंक्शंस भी खुल गए थे। अब उसका AI सिस्टम सक्रिय था और विलियम के सवालों के जवाब दे सकता था। भले ही सिस्टम किसी जिंदा इंसान की तरह मज़ेदार बातें नहीं करता था, पर पिछले 9 सालों में उसने विलियम की काफ़ी मदद की थी। ग्रेटर दैन मेजबान, आपको ये सेट करना होगा कि एक्सपी का बंटवारा कैसे हो। अभी यह डिफ़ॉल्ट पर है, जिसका मतलब है सारा अनुभव आपकी मुख्य क्लास शेपर्ड में जा रहा है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन। अच्छा, तो इसे बदलूं कैसे? ग्रेटर दैन, आपके पास 2 विकल्प हैं। ग्रेटर दैन 5050 बंटवारा अनुभव दोनों क्लासेस शेपर्ड और आइस मेज में आधा आधा बन जाएगा। ग्रेटर दैन तारांकन सब क्लास फोकस, सारा अनुभव सीधे आइस मेज में जाएगा ताकि उसका लेवल जल्दी बढ़ सके। ग्रेटर दैन, समझ गया। अभी के लिए सारा अनुभव आइस मेज क्लास में डाल दो, विलियम ने हुक्म दिया। ग्रेटर दैन आदेश स्वीकार किया गया। एक्सपी सेटिंग्स बदल दी गई हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन, शुक्रिया सिस्टम, विलियम मुस्कुराया। जवाब में कोई शब्द नहीं आए, क्योंकि सिस्टम सिर्फ काम की बात करता था। विलियम अभी गोब्लिन क्रिप्ट की 7वीं मंजिल पर था।
यहाँ गोब्लिन वॉरियर्स, निशानेबाज मार्क्समैन और वैनेगार्ड्स का बसेरा था। ये पहली 5 मंजिलों वाले गोब्लिन से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। कुछ साल पहले विलियम को लगा था कि वह जल्दी जल्दी गहरी मंजिलों पर पहुंच जाएगा, पर वह उसकी गलती थी। जैसे जैसे वह नीचे जाता, राक्षस और भी खूंखार होते जाते। 5-6 गोब्लिन्स का झुंड एक साथ हमला करता, जिससे लड़ना मुश्किल हो जाता। उसे कई बार वापस ऊपर की मंजिलों पर लौटना पड़ा था। पर समय के साथ विलियम और एला एक दूसरे के बेहतरीन साथी बन गए। वे गोब्लिन्स के लड़ने के तरीकों को रट चुके थे। जब विलियम 8 साल का हुआ, तब वे 9वीं मंजिल तक पहुंचे और 9 साल के होते होते उन्होंने 10वीं मंजिल पर कदम रख दिया। लेकिन विलियम ने अभी तक बॉस रूम के गेट खोलने की हिम्मत नहीं की थी। उसे डर था कि अगर बॉस उनकी उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर निकला तो क्या वह अपनी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके वहां से भाग पाएगा। बॉस के इलाके में अक्सर जादुई शक्तियां काम करना बंद कर देती थीं। विलियम का मानना था कि बॉस मॉन्स्टर से लड़ते वक्त अंडरलेवल रहने से बेहतर है कि आप ओवरलेवल ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर रहें। इसीलिए जब भी वह कालकोठरी में जाता, 7वीं से 10वीं मंजिल तक गोब्लिन्स का कचरा करने में अपना पूरा दिन बिताता। उसने वक्त के खेल को लेकर भी एक चौंकाने वाली खोज की थी। गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर का एक दिन बाहर की दुनिया के सिर्फ 1 घंटे के बराबर था। हर दिन विलियम कालकोठरी में 3 दिन तक रुक सकता था, जिसके बाद एक अनजान शक्ति उसे अपने आप बाहर फेंक देती थी। इसीलिए विलियम हर बार रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट सक्रिय करते ही पूरे 3 दिनों तक वहां जमकर शिकार करता। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद विलियम ने अपनी आइस मेज क्लास को लेवल 7 तक पहुंचा दिया। ग्रेटर दैन कुल एक्सपी 10,535 बटा 91,207। ग्रेटर दैन आइस मेज लेवल 7। ग्रेटर दैन जॉब एक्सपी 185 बटा 6,197। ग्रेटर दैन आइस मेज के स्किल ट्री में विलियम ने 2 खास हुनर चुने। पहला था माना रीजनरेशन, जो जादुई शक्ति को दोबारा भरने की रफ्तार बढ़ा देता है। विलियम ने इसे बिना सोचे समझे सीधे लेवल 10 मैक्स कर दिया। ग्रेटर दैन माना रीजनरेशन 10 बटा 10। ग्रेटर दैन पैसिव, ग्रेटर दैन माना दोबारा भरने की गति 100% बढ़ जाती है। ग्रेटर दैन दूसरा हुनर था आइस आर्मर। विलियम के लिए सुरक्षा सबसे ऊपर थी। ग्रेटर दैन आइस आर्मर 10 बटा 10। ग्रेटर दैन 5 माना पॉइंट्स। ग्रेटर दैन अपने चारों ओर बर्फ का एक सुरक्षा कवच बना लें जो शारीरिक और दूर से होने वाले हमलों के नुकसान को 30% कम कर देता है। ग्रेटर दैन 1 मीटर के दायरे में आने वाले दुश्मनों पर चिल स्टेटस लागू होता है, जिससे उनकी रफ्तार 30% कम हो जाती है। ग्रेटर दैन अगर दुश्मन गीला है तो उसके जमने के चांस 60% बढ़ जाते हैं। ग्रेटर दैन अवधि 30 मिनट। ग्रेटर दैन इस आइस आर्मर के साथ एला मम्मा एक चलती फिरती तबाही बन गई थी। अंगोरियन बकरी के रूप में एला का बेस लेवल 28 था। एक साधारण बकरी होने के नाते उसके स्टैट्स काफ़ी कम थे, पर विलियम के 4 चीट स्किल्स ने उसे दैत्य बना दिया था। तारानकन बेस्टो एला को सभी स्टैट्स में जोड़ 1 0 देता है। तारानकन वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग पूरे झुंड को जोड़ 1 0 स्टैट्स बोनस। तारानकन लीडर ऑफ द हर्ड झुंड के मुखिया एला को अतिरिक्त जोड़ 1 0 स्टैट्स। तारानकन वे ऑफ द शेपर्ड सभी स्टैट्स में 20% का और इजाफा। इन सब का नतीजा ये था कि एला मम्मा अब किसी स्टेरॉइड वाले ट्रोल वॉरियर जैसी ताकतवर थीं। आसान शब्दों में कहें तो वह ऐसी बकरी थी जिसका एक प्रहार किसी भारी रेकिंग बॉल जैसा था। एला मम्मा का महा स्टेटस। तारानकन ताकत स्ट्रेंथ 20 जोड़ 4 0 = 60। तारानकन फुर्ती एजिलिटी 48 जोड़ 4 6 = 94। तारानकन सहनशक्ति वाइटैलिटी 12 जोड़ 3 8 = 50। एला मम्मा अब विलियम की वो चीट कोड बन चुकी थी जो उसके सुरक्षित रहने की जिद से पैदा हुई थी। अब हालत ये थी कि विलियम मज़े से चाय पी सकता था और एप्पल पाई खा सकता था, जबकि उसकी मम्मा एला 7वीं से 10वीं मंजिल तक का सफाया चुटकियों में कर देती थीं। पहली बॉस फाइट। फर्स्ट बॉस फाइट। मम्मा, हम बहुत लंबा रास्ता तय करके यहाँ पहुँचे हैं, विलियम ने अपने सामने मौजूद उस विशाल कांस्य द्वार को देखते हुए कहा। मैन, हमने इस दिन के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। अब वक्त है अनजान गहराइयों में वह आखिरी कदम रखने का। मैन, विलियम और एला 10वीं मंजिल के बॉस रूम के सामने खड़े थे। अपनी आइस मेज जॉब क्लास को लेवल 8 के करीब पहुंचाने के बाद विलियम ने फैसला किया कि अब फर्स्ट बॉस फाइट का अनुभव लेने का सही समय आ गया है। सावधानी बरतते हुए उसने अपना अगला स्किल पॉइंट आइस वॉल में डाला। ग्रेटर दैन आइस वॉल 1/5। ग्रेटर दैन लक्षित स्थान पर बर्फ की एक दीवार खड़ी करता है। ग्रेटर दैन दीवार 2 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी है। ग्रेटर दैन मोटाई 1 मीटर। ग्रेटर दैन अवधि 25 सेकंड। ग्रेटर दैन योश। अब शुरू करते हैं। विलियम ने अपनी जादुई लाठी को मजबूती से पकड़ा और दूसरे हाथ से उस भारी दरवाजे को धकेला।
दरवाजा खुलते ही विलियम के सामने एक विशाल मैदान था, बिल्कुल रोम के कोलोसियम जैसा, जहां प्राचीन योद्धा लड़ा करते थे। चारों तरफ दीवारों पर मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी युद्ध के मैदान को एक डरावनी चमक दे रही थी। जैसे ही विलियम और एला ने अंदर कदम रखा, पीछे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विलियम को इस बात का पहले से अंदाजा था, इसलिए वह घबराया नहीं। उसने तुरंत अपनी एला मम्मा पर जादुई आशीर्वादों की बौछार कर दी। बेस्टो, लीडर ऑफ द हड, आइस आर्मर, स्टील आर्मामेंट, मैन। एला ने जमीन खुरचनी शुरू कर दी। वह अब 1.5 मीटर ऊंची थी और उसके सींग सुर्ख लाल चमक रहे थे। तभी कोलोसियम के पिछले हिस्से से एक भयानक दहाड़ गूंजी और एक 2 मीटर ऊंचा गोब्लिन मंच से नीचे कूदा। उसने चमड़े का कवच पहना था और उसके हाथों में एक ढाल और तलवार थी। विलियम ने तुरंत अपनी अप्रेजल शक्ति का इस्तेमाल किया। ग्रेटर दैन हॉबगोब्लिन लीडर। ग्रेटर दैन हजारों सालों के विकास के बाद गोब्लिन जाति ने एक नेता को जन्म दिया है। हॉबगोब्लिन अपनी जाति की शक्तिशाली बनने की इच्छा से पैदा होता है। एक हॉबगोब्लिन लीडर अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए पैदा होता है। ग्रेटर दैन। विलियम को अक्सर हैरानी होती थी कि उसकी अप्रेजल शक्ति उपन्यासों जैसी क्यों नहीं है, जहां दुश्मन के स्टैट्स भी दिख जाते हैं। उसे यहाँ सिर्फ जानकारी मिलती थी, नंबर नहीं। हॉबगोब्लिन ने एक और दहाड़ मारी और देखते ही देखते मैदान में 4 गोब्लिन वॉरियर्स और 2 गोब्लिन मार्क्समैन निशानेबाज प्रकट हो गए। मम्मा, आप उस हॉबगोब्लिन लीडर को संभालो, बाकी चूहों को मैं देख लूंगा, विलियम ने हुक्म दिया। मैन। एला ने क्विक अटैक का इस्तेमाल किया और एक सफ़ेद बिजली की तरह हॉबगोब्लिन की ओर बढ़ी। हॉबगोब्लिन ने अपनी ढाल उठाए और वार को रोका, लेकिन एला की टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह कई मीटर पीछे खिसक गया। हॉबगोब्लिन ने गुर्राते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया। एला को घेरने के बजाय उसके सैनिक सीधे विलियम की तरफ लपके। 2 निशानेबाजों ने तीर छोड़े, जबकि 4 योद्धा तलवारें लिए विलियम की तरफ दौड़े। आइस वॉल। विलियम के सामने बर्फ की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई, जिसने दोनों तीरों को बीच में ही रोक दिया। इस बीच गोब्लिन योद्धा 10 मीटर की दूरी तक पहुंच चुके थे। विलियम एक साथ कई काम कर रहा था, मैप देख रहा था, आसपास की हलचल भांप रहा था और अगले वार की तैयारी कर रहा था। गोब्लिन योद्धा 2 गुटों में बंट गए और विलियम पर दाएं बाएं से हमला कर दिया। उनकी तलवारें हवा में लहरा रही थीं, पर विलियम तो जैसे उनके वार का ही इंतजार कर रहा था। आइस वॉल। मैग्नम बर्स्ट। विलियम ने अपने बाईं ओर बर्फ की एक मजबूत दीवार खड़ी की और दाईं ओर अपनी जादुई लाठी से जमीन पर जोरदार प्रहार किया। धमाके के झटके से गोब्लिन योद्धा पीछे जा गिरे और उन्हें हल्की चोटें आईं। एल आकार की बर्फ की दीवार ने विलियम को एक तरफ से पूरी सुरक्षा दे दी थी। अब उसे पीछे से होने वाले किसी भी धोखेबाज हमले का डर नहीं था। भले ही वह एला जितना ताकतवर नहीं था, पर इन छोटे गोब्लिन्स को धूल चटाने का उसे अब अच्छा खासा अनुभव हो चुका था। आइस बुलेट, आइस बुलेट, आइस बुलेट। विलियम ने मशीन गन की रफ्तार से जादुई गोलों की बौछार कर दी। उसके मुंह से थूक की बूंदें हवा में उड़ रही थीं। धत्तेरे की, मुझे जल्द ही इंस्टेंट कास्ट या बिना मंत्र बोले जादू चलाना सीखना होगा, विलियम ने हौंकते हुए सोचा। एक के बाद एक मंत्र दोहराना फेफड़ों के लिए किसी कसरत से कम नहीं है। दर्द और गुस्से से भरी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। गोब्लिन पागल हो गए थे और अपनी जान की परवाह किए बिना विलियम की तरफ लपके। मैग्नम बर्स्ट। झटके से गोब्लिन्स हवा में उड़ गए, उनके मुंह से खून के फव्वारे छूटे। विलियम ने तुरंत आइस बुलेट्स दागकर उनका काम तमाम कर दिया और वे सब सफ़ेद रोशनी के कणों में बदल गए। अब आखिरी 2 की बारी। विलियम ने मुस्कराते हुए अपने सामने वाली बर्फ की दीवार हटा दी। उन 2 गोब्लिन निशानेबाजों ने जब देखा कि वे विलियम को नहीं मार पा रहे, तो वे हॉबगोब्लिन लीडर की मदद करने पहुंच गए थे। पर एला मम्मा तो उस्ताद थीं। वे तीरों को ऐसे चकमा दे रही थीं जैसे कोई खेल हो। जैसे ही उन गोब्लिन्स का ध्यान एला पर टिका, विलियम ने 2 आइस बुलेट सीधे उनके चेहरे पर दे मारे। उन्हें संभलने का मौका दिए बिना विलियम ने 4 और वार किए और उन्हें जन्नत पहुंचा दिया। अब मैदान में सिर्फ 2 ही योद्धा बचे थे, एला और हॉबगोब्लिन लीडर। हॉबगोब्लिन की ढाल के परखच्चे उड़ चुके थे और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। एला ने अपनी आखिरी और सबसे खूंखार चाल चली, हॉर्न असॉल्ट। उसने हॉबगोब्लिन का पेट चीर दिया और उसे सीधा दीवार से ले जाकर दे मारा। हॉबगोब्लिन लीडर का हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया और वह रोशनी के कणों में बिखर गया। मैदान पूरी तरह शांत हो गया और जीत की सफ़ेद रोशनी चारों तरफ फैल गई। ग्रेटर दैन एक्सपी हासिल किया 12,000। ग्रेटर दैन कुल एक्सपी 16,320 बटा 91,207। ग्रेटर दैन आइस मेज लेवल 8। ग्रेटर दैन। मैदान के बीचों बीच एक कांस्य खजाना संदूक प्रकट हुआ, पर विलियम ने उसे नज़रअंदाज किया और सीधा दौड़कर अपनी एला मम्मा के पास पहुंचा। उसे इनाम से ज़्यादा अपनी मम्मा की फिक्र थी। मैन। एला ने गर्व से सर उठाया, मानो कह रही हो ये तो बाएं हाथ का खेल था। विलियम ने प्यार से एला के गले लगकर उसे 5 बार फर्स्ट एड दिया, जिससे एला की छोटी मोटी खरोंचें पल भर में गायब हो गईं।
5 मिनट बाद दोनों उस संदूक के सामने खड़े थे। उम्मीद है इसमें सोना होगा, विलियम ने लालच भरी मुस्कान के साथ ढक्कन खोला। पर संदूक के अंदर कोई सोना नहीं था। वहां रखा था जूतों का एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ बूट्स। क्या इत्तेफाक है, मुझे नए जूतों की जरूरत भी थी। विलियम ने संदूक से जूते उठाते हुए मुस्कराकर कहा। बिल्कुल सही समय पर मिले हैं। अब जरा अपनी अप्रेजल शक्ति का इस्तेमाल करूं। ग्रेटर दैन विंडबोन बूट्स। ग्रेटर दैन पैरों में हल्कापन लाएं, जीवन में मजबूती से आगे बढ़ें। ग्रेटर दैन फुर्ती एजिलिटी जोड़ 3। ग्रेटर दैन। बहुत शानदार। विलियम को खुशी हुई कि ये जूते जादुई अनचांटेड थे। उसके लिए एक एक स्टेट मायने रखता था। पिछले 9 सालों में उसे कालकोठरी की निचली मंजिलों पर ऐसे खजाने बहुत कम मिले थे। अब तक उसे सिर्फ 3 जादुई चीजें मिली थीं जिन्हें वह हमेशा पहनता था। तारानकन गोब्लिन वॉरियर की अंगूठी, ताकत जोड़ 2। तारानकन गोब्लिन वैनगार्ड की अंगूठी, सहन शक्ति जोड़ 2। तारानकन बुद्धिमान का ताबीज, बुद्धिमानी जोड़ 2। अब इन विंडबोन बूट्स के साथ विलियम के पास 4 ऐसे जादुई सामान हो गए थे जो उसकी शक्तियों को बढ़ा रहे थे। चलिए मम्मा, अब वापस चलते हैं, विलियम ने अपने पुराने जूते उतारकर नए जादुई जूते पहनते हुए कहा। उसके मन का डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। बॉस फाइट उम्मीद से कहीं बेहतर रही। उसने मन ही मन खुद की तारीफ की कि उसने 1 साल पहले जल्दबाजी में बॉस को चुनौती नहीं दी, वरना जीत भले ही मिल जाती, पर चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा था। जब विलियम और एला अपने बेडरूम में वापस प्रकट हुए तो असली दुनिया में सिर्फ 2 घंटे बीते थे। विलियम बिस्तर पर जाने के बजाय कालीन पर ही लेट गया और अपनी एला मम्मा को गले लगाकर सो गया। बचपन से ही उसे एला की गर्माहट में सोने की आदत थी और एला भी उसे अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती थी। पर विलियम इस बात से बेखबर था कि उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर दादाजी जेम्स पालथी मारकर बैठे थे। जैसे ही विलियम और एला कालकोठरी में जाने के लिए गायब हुए थे, जेम्स ने हवा में होने वाली उस जादुई हलचल को महसूस कर लिया था। वे तुरंत विलियम के कमरे में गए और उसे वहां न पाकर सब समझ गए। जेम्स ने शोर नहीं मचाया, बल्कि चुपचाप दरवाजे के बाहर पहरेदार बनकर बैठ गए। जब उन्हें महसूस हुआ कि विलियम और एला वापस लौट आए हैं और चैन की नींद सो रहे हैं, तभी वे अपनी जगह से उठे और खुद आराम करने के लिए अपने कमरे में गए। अब जब दादाजी जेम्स को विलियम की कालकोठरी वाली ट्रेनिंग का थोड़ा अंदाजा हो गया है, तो क्या वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे या उसे कुछ और गुप्त तकनीकें सिखाएंगे? भेड़ियों का सैलाब। विलियम एला मम्मा की पीठ पर सवार होकर अपने बकरियों के झुंड को घाटी के चरागाह की ओर ले जा रहा था। उसके दिमाग में भविष्य के रास्तों को लेकर गहरी उथल पुथल चल रही थी। 2 जॉब क्लासेस की ताकत का स्वाद चखने के बाद अब वह अपनी सब क्लास को लेकर कुछ नए प्रयोग करना चाहता था। पर एक समस्या थी, वह अपनी मुख्य जॉब क्लास नहीं बदल सकता था। सिस्टम के मुताबिक जो क्लास उसने सबसे पहले सीखी थी वही उसकी परमानेंट क्लास रहेगी, यानी शेपर्ड क्लास उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। भले ही वह थोड़ा निराश था, पर विलियम जानता था कि अगर सही वक्त पर उसने ये क्लास न सीखी होती तो आज वह अपनी दूसरी पुनर्जन्म की लाइन में खड़ा होता। पर अब समझ आ रहा है कि मल्टीपल क्लासेस को पालना कितना टेढ़ा काम है, विलियम ने सोचा। एक क्लास को लेवल 40 तक ले जाना ही हिमालय चढ़ने जैसा है। सिस्टम की शर्त साफ थी, प्रेस्टीज क्लास तभी खुलेगी जब किन्हीं 2 क्लासेस का लेवल 40 हो जाए। इसका मतलब ये था कि अगर उसे एक महान धनुर्धर से शिकारी या रेंजर बनना है तो पहले 40 का आंकड़ा छूना होगा। विलियम को शेपर्ड लेवल 28 तक पहुंचने में 9 साल लग गए। जाहिर है वह बहुत सावधानी से छोटे मोटे राक्षसों को मारकर आगे बढ़ा था, इसलिए रफ्तार धीमी थी। पर उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। गेम का उसूल साफ है, बॉस से भिड़ने से पहले खुद को इतना ताकतवर बना लो कि वह खिलौना लगने लगे। अभी उसकी आइस मेज क्लास लेवल 8 पर थी। उसके पास माना रीजनरेशन, आइस आर्मर और आइस वॉल जैसे हुनर थे। कुछ ही घंटों पहले उसने हॉबगोब्लिन लीडर को धूल चटाई थी, पर 11वीं मंजिल उसके लिए एक रहस्य थी। आज रात पता चल जाएगा, विलियम ने सामने फैली घाटी को देखते हुए बुदबुदाया। ओए विलियम, दूर से थियो ने आवाज लगाई। इतनी देर कहाँ लगा दी? आज थोड़ी देर से आंख खुली, विलियम ने चिल्लाकर जवाब दिया। उसने एला के गले लगकर कहा, मम्मा झुंड का ख्याल रखना। मैन, एला ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल रही बकरियां सेना के जवानों की तरह 3 कतारों में खड़ी हो गई। एला उन्हें लेकर उनके तय किए हुए इलाके की तरफ बढ़ गई। विलियम बाकी चरवाहों के पास जाकर बैठ गया। लोंट में 6 सीनियर चरवाहे थे और 5 उनके शागिर्द। थियो के पिता मार्कस सबसे सीनियर थे। थियो और विलियम दोनों अभी सीख ही रहे थे, इसलिए उनका काम सिर्फ अपने झुंड की निगरानी करना था। तभी आसमान में एक चीख गूंजी। एक विशाल बाज हॉक जिसके पंख 3 मीटर से भी ज्यादा चौड़े थे, घाटी के ऊपर मंडरा रहा था। ये ब्लिट्ज था, जो सीनियर चरवाहे जॉन का साथी था। रास्ता साफ है, लगता है आज का दिन भी शांति से बीतेगा, जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। शांति से बढ़कर कुछ नहीं, मार्कस ने जवाब दिया।
उनके बगल में थंडर नाम का एक जंगली सुअर लेटा हुआ था। जॉन की नज़र जब पेड़ की छांव में हंसते खेलते विलियम पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मार्कस ने भी जॉन की नज़र का पीछा किया और विलियम को देखकर उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। तो लगता है कि कुछ सालों बाद एक और आफत पैदा होने वाली है, मार्कस ने एक भौं उठाकर कहा। बिल्कुल, जॉन ने सिर हिलाया। इंसवर्थ खानदान मुझे हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि अब ये शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। दोनों ने एक दूसरे को एक राजदार नज़रों से देखा और अपने काम पर लौट गए। दोपहर हुई, सूरज अपने चरम पर था। सभी चरवाहे घाटी के सबसे बड़े पेड़ की छांव में अपना दोपहर का खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए। विलियम और उसके साथी अपनी पुरानी जगह पर बैठकर हाल के किस्से सुनाने लगे। थियो और बाकी लड़के अपनी छोटी मोटी शरारतों को ऐसे बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे जैसे उन्होंने किसी ड्रैगन को मारकर खजाना लूट लिया हो। विलियम का मन हुआ कि उन्हें गोब्लिन क्रिप्ट के अपने असली कारनामों के बारे में बताए, पर वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। तभी आसमान से आए एक चीख ने घाटी के खुशनुमा माहौल को चीर दिया। जॉन, मार्कस और बाकी सीनियर चरवाहे झटके से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर छाई गंभीरता लोंट में बहुत कम देखने को मिलती थी। ब्लिट्स बाज ने दोबारा चीख मारी और इस बार उसकी आवाज़ में एक अजीब सी छटपटाहट और चेतावनी थी। डायवॉल्व्स, और वे सैकड़ों की तादाद में हैं, जॉन ने रिपोर्ट दी। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, अभी। मार्कस ने बिना वक्त गंवाए दो काम किए। पहला, उसने आसमान की तरफ एक काला गोला फेंका। वह गोला हवा में फटा और लोंट के आसमान में दो क्रॉस की हुई काली तलवारों का निशान बन गया। ये खतरे का सबसे बड़ा सिग्नल था। दूसरा, उसने एक छोटी स्टील की सीटी बजाई, जिसे सुनते ही घास चरते जानवरों ने चौंककर सिर उठा लिए। थंडर, सबको इकट्ठा करो, मार्कस ने अपने जंगली सुअर को आदेश दिया। थंडर ने एक तेज आवाज़ निकाली और देखते ही देखते भेड़ें और बकरियां उसकी तरफ दौड़ने लगीं। आवा, बच्चों को वापस गांव ले जाओ, मार्कस ने हुक्म दिया। बाकी सब पीछे का मोर्चा संभालेंगे। आवा, जो सीनियर चरवाहों में इकलौती महिला थी, तुरंत चिल्लाई। थियो, विलियम और तुम सब बंदरों, मेरे पीछे आओ। पर हमारे झुंड का क्या? थियो ने घबराते हुए पूछा। आखिर हो क्या रहा है? भेड़ियों का सैलाब आ गया है, आवा ने समझाते हुए कहा। जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मम्मा एला, विलियम चिल्लाया, हमें वापस गांव जाना है। सबको बुलाओ। मैन, एला ने एक हुक्म भरी आवाज़ निकाली और उसका पूरा झुंड सेना की टुकड़ी की तरह उसके साथ दौड़ने लगा। थियो और बाकी लड़के ये देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि आवा भी विलियम की अपने झुंड पर पकड़ देखकर हैरान थी। विलियम चुपचाप नहीं खड़ा रहा। वह दौड़कर एला के पास पहुंचा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। सफ़ेद भीड़ों और बकरियों का एक समंदर अब गांव की तरफ पीछे हट रहा था। सीनियर चरवाहों के चेहरे अब पत्थर की तरह सख्त थे क्योंकि वे आसमान में मंडराते बाज की चीखों को सुन रहे थे। मेरे खुदा, सोचा नहीं था कि हम एक बीस्ट टाइप के बीच फंस जाएंगे। जॉन बुदबुदाया। इस झुंड का नेतृत्व 2 शतवर्षीय और 1 सहस्रवर्षीय राक्षस कर रहे हैं। ग्रेटर दैन नोट, इस दुनिया में राक्षसों को उनकी ताकत के हिसाब से शतवर्षीय 100 आदमियों जितनी ताकत, सहस्रवर्षीय 1000 आदमी और अयुतवर्षीय 10,000 आदमी के रूप में जाना जाता है। ग्रेटर दैन, चिंता मत करो, मैंने सिग्नल भेज दिया है, मार्कस ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। भले ही जानवर खो जाएं, पर बच्चे सलामत पहुंचने चाहिए। और सुनो, किसी को भी मरने की इजाज़त नहीं है, समझे? अरे ओ बूढ़े मार्कस, मरने की बारी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। लोंट में इतने सालों बाद कुछ रोमांचक हुआ है, क्यों न एक मुकाबला हो जाए? वही पुराने नियम। बिल्कुल, तुम हरामखोरों, अपनी हद में रहना। मार्कस दहाड़ा। मुझे पता है कि ये हज़ारों डायवॉल्व्स तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हैं, लेकिन वो शतवर्षीय और सहस्रवर्षीय राक्षस कोई मजाक नहीं है। अपना तांडव तब शुरू करना जब बच्चे सुरक्षित लोंट पहुंच जाएं। तब तक तुम सब पीछे का मोर्चा संभालोगे। बाकी सीनियर चरवाहों ने बुदबुदाते हुए जवाब दिया। भले ही उन्हें छोटे मोटे भेड़ियों को धूल चटाने का भरोसा था, लेकिन वो बड़े राक्षस वाकई गले की हड्डी बनने वाले थे। सच तो ये था कि उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि वे इस लड़ाई से जिंदा बच पाएंगे। वे बस एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे ताकि बच्चों के भागने के लिए कुछ और वक्त खरीदा जा सके। इस सैलाब को रोकने के लिए उन्हें और मदद चाहिए थी। अगर गांव के बाकी योद्धा सही वक्त पर पहुंच जाते, तभी इस तबाही से बचा जा सकता था। विलियम लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था। वह एला मम्मा की पीठ पर सवार था, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। लेकिन आवा, थियो और बाकी चरवाहे पैदल भाग रहे थे। विलियम ने तय किया कि वह उनके साथ ही रहेगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सके। अचानक घाटी में एक लंबी चीख गूंजी। आसमान में ब्लिट्स बाज ने अपनी ओर आती एक बिजली की लपट, लाइटनिंग बोल्ट को फुर्ती से चकमा दिया। बाज ने हवा में मंडराते हुए चुनौती भरी आवाज़ निकाली। विलियम ने अपनी ईगल आई स्किल का इस्तेमाल किया।
उसकी नज़रें एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा दूर देख सकती थीं। तभी उसने देखा कि घाटी के पूर्वी छोर से एक काला सैलाब उमड़ रहा है। उस काले सैलाब की रफ्तार बहुत तेज थी और विलियम जानता था कि उन्हें पकड़े जाने में अब बस कुछ ही मिनटों का फासला बचा है। हजारों की तादाद में 2 मीटर ऊंचे डायरवॉल्व्स, जिनके काले बाल और आंखों में खून उतरा था, उनकी तरफ मौत बनकर दौड़ रहे थे। थियो और बाकी बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए उनके पैरों में जैसे पंख लग गए। मोर्चा संभालो, मार्कस ने अपने जंगली सुअर थंडर पर सवार होकर हुक्म दिया। हमारी पहली प्राथमिकता शहर पहुंचना है। उससे पहले किसी को भी मरने की इजाजत नहीं है। जॉन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक काला धनुष निकाला और हवा में ऊंची छलांग लगाई। बाज का आकार और बड़ा हो गया, यहाँ तक कि उसके पंख 6 मीटर तक फैल गए। जॉन ने कमान खींची और भेड़ियों के सैलाब पर तीरों की बौछार कर दी। हवा में खून के फव्वारे छूटने लगे क्योंकि जॉन का हर निशाना सटीक था। तभी एक और बिजली का वार उसकी तरफ हुआ। ब्लिट्स ने तुरंत नोजडाइव मारी ताकि उस सहस्र वर्षीय राक्षस के दूरगामी जादू से बचा जा सके। बाकी सीनियर चरवाहों ने भी अपने हथियार निकाल लिए। वे सब बस तब तक का वक्त खरीदना चाहते थे जब तक कि लोन से मदद न पहुंच जाए। युद्ध का मैदान, तारांकन दुश्मन, हजारों डायरवॉल्व्स, 2 शतवर्षीय और 1 सहस्र वर्षीय लीडर, तारांकन रक्षक, लोंट के चरवाहे और एक छोटा सा जादुई बालक, विलियम। लानत है, मार्कस ने जोर से गाली दी। 100 से ज्यादा भेड़िए उसे चकमा देकर आगे निकल चुके थे। वह जानता था कि सिर्फ 5 आदमी मिलकर भेड़ियों के इस बेकाबू सैलाब को नहीं रोक सकते। जॉन अपनी पूरी ताकत से उस सहस्रवर्षीय दानव को उलझाए हुए था। बाकी सीनियर चरवाहे भेड़ियों को काट काट कर लाशों के ढेर लगा रहे थे, पर उनकी संख्या कम होती जा रही थी। हालत बिगड़ते देख मार्कस ने अपने साथियों को बचाने के लिए थंडर जंगली सुअर को दौड़ाया। थंडर का शरीर आकार में और बड़ा हो गया और उसने अपने नुकीले दांतों से भेड़ियों को चीरना शुरू कर दिया। 4 मीटर ऊंचा वह सुअर चरवाहों के पास पहुंचा और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से बच्चों की तरफ भागा। तारांकन, आइस आर्मर, आइस आर्मर, आइस आर्मर। विलियम ने मंत्रों की झड़ी लगा दी। एक नीली धुंध ने विलियम, एला, आवा, थियो और बाकी बच्चों को घेर लिया। विलियम देख सकता था कि भेड़िए बिल्कुल करीब आ चुके हैं। आवा ने अपनी 2 छोटी तलवारें निकाली और हवा में तैरने लगीं। उसके चारों ओर हवा के नुकीले ब्लेड घूमने लगे। मैं इन्हें रोकती हूँ, आवा ने चिल्लाकर कहा। विलियम, बाकी सब तेरे भरोसे है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चाची आवा, आप अपना ख्याल रखना। विलियम ने सिर हिलाया। पागल लड़के, ये तो बस भेड़ियों के बच्चे हैं, मुझे क्या मारेंगे। तू निकल यहाँ से, आवा ने हुक्म दिया। बच्चे जंगल की तरफ भागे। ये लौट जाने वाली मुख्य सड़क से पहले की आखिरी बाधा थी। आवा जानती थी कि बच्चों का सही सलामत जंगल पार करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उसने अपनी तलवारें कसी और बस प्रार्थना करने लगी। विलियम को भी पता था कि भागकर वे उन भेड़ियों को मात नहीं दे पाएंगे। तभी उसके दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया। थियो, सबको लेकर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाओ। विलियम ने आदेश दिया। जितना ऊपर जा सकते हो जाओ और बिल्कुल शोर मत करना। और तू, थियो ने घबराकर पूछा, तू अकेला इन भेड़ियों से लड़ेगा? तू इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे पता है, पर अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे, विलियम ने गंभीरता से कहा। फिक्र मत कर, मैं मरने के लिए अभी बहुत छोटा और बहुत हैंडसम हूँ। ये भेड़िए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी मम्मा मेरे साथ हैं। मैन है। एला की आंखों में भी अंगारे दहक रहे थे। थियो और बाकी बच्चे सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। विलियम को यकीन था कि भेड़िए उन दुबले पतले बच्चों के बजाय मोटे ताज़े भेड़ों और बकरियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। तारांकन, विलियम ने अपनी स्क्रीन पर अपने कमजोर स्टैट्स देखे और एक लंबी गहरी सांस ली। ग्रेटर दैन नाम, विलियम वॉन एंसेवर्थ। ग्रेटर दैन प्रजाति, हाफ एल्फ। ग्रेटर दैन जॉब क्लास, शेपर्ड लेवल 28। ग्रेटर दैन सब क्लास, आइस मेज लेवल 8। ग्रेटर दैन बुद्धिमानी इंटेलिजेंस 54। ग्रेटर दैन सिस्टम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, विलियम ने मन ही मन कहा। ग्रेटर दैन होस्ट के आदेश का इंतजार है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन, क्या यह मुमकिन है कि मैं अपने पूरे झुंड पर एक साथ बेस्टो स्किल का इस्तेमाल करूं? ग्रेटर दैन मुमकिन है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन विशेष कौशल बनाया जा रहा है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन मेजबान ने नया हुनर सीखा, मास बेस्टो। ग्रेटर दैन 500 माना पॉइंट्स, मास बेस्टो। विलियम ने बिना पलक झपकाए हुनर का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों के सामने जादुई शक्ति का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। उसके झुंड की 50 बकरियों का शरीर एक अजीब सी चमक से भर गया, उनका हर स्टैट्स 10 अंक बढ़ चुका था। अपने खाली होते माना पूल को देख विलियम ने एक ठंडी सांस भरी। माना रीजनरेशन अब सब तुम्हारे भरोसे है। उसकी कम बुद्धिमानी की वजह से उसका माना हर 2 सेकंड में सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ रहा था। आमतौर पर यह ठीक था, लेकिन मौत के तांडव के बीच ये रफ्तार बहुत कम थी। विलियम ने अपनी बकरियों का स्टेटस चेक किया, मास बेस्टो, वे ऑफ द शेपर्ड और वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग
के असर से उसकी अंगोरियन बकरियां अब एक औसत डायब भेड़िए से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थीं। अपग्रेडेड बकरी स्टेटस। तारांकन ताकत स्ट्रेंथ 2 जोड़ 2 4 इक्वल्स 26। तारांकन फुर्ती एजिलिटी 3 जोड़ 2 5 इक्वल्स 28। तारांकन सहनशक्ति वाइटैलिटी 4 जोड़ 2 5 इक्वल्स 29। विलियम जानता था कि उसकी यह छोटी सी सेना सैकड़ों भेड़ियों के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी। उसे यह सोचकर भी दर्द हो रहा था कि एला के अलावा उसका पूरा झुंड आज खत्म हो सकता है। फिर भी उसने पत्थर जैसा दिल कर अपनी बकरियों को पीछे हटती भेड़ों की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। तभी जमीन कांपने लगी। जंगल में भेड़ियों के खूंखार झुंड ने प्रवेश किया। उनकी डरावनी चीखों ने विलियम के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने एला की पीठ छोड़ दी थी और खुद एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था ताकि एला बिना किसी फिक्र के खुलकर लड़ सके। बकरियों ने अपने सिर झुका लिए, उनके नुकीले सींग मौत के औजारों की तरह बाहर निकले हुए थे। एला सबसे आगे एक सेनापति की तरह खड़ी थी। अगले ही पल हजारों भूखे डायवॉल्व सामने आ गए। उनके खूंखार दांत और खून जैसी लाल आंखें देखकर विलियम कांप उठा। मम्मा प्लीज सुरक्षित रहना, उसने मन ही मन दुआ मांगी। भूखे भेड़ियों ने आव देखा न ताव उन बकरियों पर हमला बोल दिया। उनके लिए ये बकरियां सिर्फ खाना थीं, खासकर वो लाल सींगों वाली बकरी एला। मैन एला ने युद्ध का शंखनाद किया और उसका झुंड किसी दीवार की तरह भेड़ियों से जा टकराया। दांतों, सींगों और पंजों की वह टक्कर रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हवा में खून के फव्वारे छूटने लगे। पहली ही टक्कर में विलियम की 10 बकरियां शहीद हो गईं, लेकिन उनके सींगों ने 60 डायब भेड़ियों की छाती चीरकर उन्हें वहीं ढेर कर दिया। ग्रेटर दैन एक्सपी हासिल किया 18,000। ग्रेटर दैन। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका, पर विलियम की आंखों में खुशी नहीं, कड़वाहट थी। आम दिनों में वह इतने एक्सपी को देख नाच उठता, लेकिन जिन बकरियों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया था उन्हें एक्सपी के बदले मरते देख उसका कलेजा फट रहा था। उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे बारिश की बूंदें, पर वे उस खून की नदी के सामने कुछ भी नहीं थे जो नीचे की जमीन को सुर्ख लाल रंग में रंग रही थी। वह इस बलिदान के लिए तैयार तो था, पर हकीकत का सामना करना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। क्या एला मम्मा इस खूनी खेल को खत्म कर पाएंगी? और क्या विलियम अपनी बची हुई माना शक्ति से कोई ऐसा करिश्मा करेगा जो पासा पलट दे? मैन एला गुस्से से पागल होकर एक डायब भेड़िए पर झपटी जो उसकी एक बकरी की गर्दन दबोचने ही वाला था। लड़ाई शुरू हुए अभी सिर्फ 2 मिनट हुए थे, पर उसके झुंड में अब केवल 18 बकरियां बची थीं। एला ने बाकी बकरियों का नेतृत्व करते हुए भेड़ियों के बीच तबाही मचा दी। उनका लक्ष्य था भीड़ के बीच खड़ा 3 मीटर ऊंचा ग्रे वॉल्फ। उस अल्फा भेड़िए ने गुर्राते हुए अपने झुंड को बकरियों पर टूटने का इशारा किया। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि 5 और बकरियों ने अपनी जान दे दी, लेकिन बदले में एला ने उस अल्फा भेड़िए के चित्रे उड़ा दिए। ये तीसरा अल्फा भेड़िया था जिसे एला ने मार गिराया था। हर अल्फा करीब 40 से 50 भेड़ियों की कमान संभालता था। भेड़ियों की कमान को तोड़ने के लिए एला ने इन्हीं लीडरों को चुन चुनकर निशाना बनाया। तरह खून से सन चुका था। विलियम को यह भी नहीं पता था कि यह खून भेड़ियों का है या खुद एला का। उसे बस इतना दिख रहा था कि उसकी मम्मा अब बरसक यानी पागलपन की हद तक हिंसक हो चुकी थी। शायद वह हवा में घुली खून की महक थी या अपने परिवार की मौतों का गम, लेकिन लीडर ऑफ द हर्ड अब सिर्फ शिकार करना जानती थी। शुरुआत में जो डायब भेड़िए बकरियों को आसान शिकार समझ रहे थे, अब वे एला को देखते ही रास्ता बदल रहे थे। अपने लीडरों को खोने के बाद भेड़ियों का तालमेल बिगड़ चुका था। वे अब उस पागल बकरी से लड़ने के बजाय दूर भागती भीड़ों के पीछे दौड़ना ज्यादा बेहतर समझ रहे थे। इसी बीच एला का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वह होश में आई। उसने एक आवाज़ दी और बची हुई 13 बकरियां उसके पास आकर खड़ी हो गईं। थकान के मारे उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चिंगारी थी। विलियम जानता था कि अगर एला इशारा कर दे तो ये बकरियां अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के कुएं में भी कूद जाएंगी। शुक्र है कि एला ने ऐसा नहीं किया। गोब्लिन क्रिप्ट की लड़ाइयों ने उसे एक इंसान जितनी तो नहीं, पर काफ़ी हद तक समझदार बना दिया था। भगवान का शुक्र है, विलियम ने राहत की सांस ली। वह नहीं चाहता था कि एला आखिरी दम तक लड़ती रहे। विलियम ने पेड़ के ऊपर से देखा, भेड़िए अब झुंड से बिछड़ी भेड़ों को निशाना बना रहे थे। उसकी गिनती के हिसाब से अभी भी करीब 400 भेड़िए मैदान में थे। अच्छी बात बस ये थी कि उन्होंने एला और बची हुई बकरियों को अब अकेला छोड़ दिया था। एला उन्हें बचाना चाहती थी, पर उसने अपने बचे हुए परिवार को प्राथमिकता दी। उसने पहले ही कई बकरियों का बलिदान दे दिया था। एक लीडर के तौर पर वह समझ गई थी कि उसके साथियों की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। खेतों में सैकड़ों भेड़ियों की लाशें बिछी थीं। विलियम के हर्ट का हिस्सा होने के नाते इन बकरियों ने स्टील आर्मामेंट, क्विक अटैक और हॉर्न असॉल्ट जैसे हुनर सीख लिए थे, जिसकी बदौलत उन्होंने भेड़ियों को अपने खुरों तले कुचल दिया था। युद्ध का नतीजा। एक्सपी हासिल किया 1,63,240। तारांकन बकरियों का नया लेवल 18। 15 मिनट की उस खूनी भिड़ंत ने इन सीधी सादी बकरियों को योद्धा बना दिया था।
अब इनमें से एक बकरी भी 3 भेड़ियों को एक साथ धूल चटाने की ताकत रखती थी। लेकिन तभी भेड़ों के कटने की दर्दनाक आवाज़ें विलियम के कानों तक पहुंचीं। उसकी बकरियों के पास तो जादुई बफ्स और स्किल्स थे, पर वे बेचारी भेड़ें तो सिर्फ मासूम पालतू जानवर थीं। सैकड़ों भेड़िए उन्हें जिंदा चबा रहे थे। करीब 200 से ज्यादा भेड़ें उस सैलाब का शिकार हो चुकी थीं, जबकि बाकी इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भटक रही थीं। भेड़ियों की उस खूनी दावत के बीच विलियम ने शहर की ओर से 4 जानी पहचानी आकृतियों को भेड़ियों के झुंड की तरफ दौड़ते हुए देखा। क्या वह मिस्टर शॉन नहीं है? विलियम ने सोचा। वह यहाँ क्या कर रहे हैं? हाथ में बेलन लिए एक आदमी निडर होकर भेड़ियों के झुंड की ओर दौड़ा। वह लोंड का बेकर हलवाई था, जिसका नाम शॉन था। विलियम अक्सर घाटी जाने से पहले उसकी दुकान से ब्रेड खरीदने जाता था। शॉन बहुत ही दयालु और हंसमुख इंसान था, पर अभी वह बेकर मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके हाथ का बेलन अचानक आकार में बढ़ा और 2 मीटर लंबे चांदी के गदा में बदल गया। गुस्से में दहाड़ते हुए शॉन भेड़ियों पर टूट पड़ा और उसने मौत का वो बेलन हवा में घुमाया। जिस भी भेड़िए का सिर उस बेलन की चपेट में आया, वह किसी तरबूज की तरह फट गया। तेरी तो! विलियम उस बेकर की क्रूरता देखकर लगभग गाली ही बकने वाला था। उसके पीछे आए 4 और लोगों ने भी अपने जादुई हथियार निकाले और कत्लेआम में शामिल हो गए। उनमें हेलेन भी थीं, जिन्हें विलियम आंटी हेलेन कहता था। वे एंसवर्थ परिवार की नौकरानी थीं। विलियम के बचपन में उन्होंने ही उसके कपड़े सिले थे और न जाने कितनी बार उसे संभाला था। अब वही आंटी हेलेन अपने हाथ के एक इशारे से भेड़ियों के सिर धड़ से अलग कर रही थीं। विलियम देख सकता था कि उनकी उंगलियों से सुनहरे जादुई धागे निकले हुए थे, जो हवा में किसी लचीली तलवार की तरह भेड़ियों के टुकड़े कर रहे थे। गंदे कुत्तों, हेलेन ने थूकते हुए कहा। अगर मेरे नन्हे विलियम को तुम्हारी वजह से एक खरोंच भी आती, तो मैं कसम खाती हूं कि इस पूरे राज्य के भेड़ियों का नामो निशान मिटा देती। आंटी, चिंता मत करो, मैं जिंदा हूं। विलियम अपनी आंटी की चिंता देख भावुक हो गया। युद्ध के मैदान में उनकी फुर्ती देखकर उसने मन ही मन उन्हें सलाम ठोका। अगले 2 लोग शहर के नाई और डेंटिस्ट थे। नाई मिस्टर बॉन्डर लोंट में अपनी अनोखी अफ्रो हेयर स्टाइल के लिए मशहूर थे। कच कच कचाकच मिस्टर बॉन्डर ने हवा में 6 कैंचियां उछाली, जो हमला करने वाले भेड़ियों के सिर के आर पार हो गईं। नाम है बॉन्डर, मिस्टर बॉन्डर। तभी सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहने एक शख्स ताज़ा मुस्कान के साथ भेड़ियों की ओर बढ़ा। वह लोंड का इकलौता डेंटिस्ट था, जेकील। विलियम और लोंड के सभी बच्चों ने उसे शहर का सबसे डरावना इंसान घोषित किया था। क्यों? क्योंकि वह डेंटिस्ट था। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा है जो डेंटिस्ट से न डरे? लोंड का हर बच्चा उसे देखते ही रो पड़ता था। भले ही वह दिखने में हैंडसम और सभ्य था, पर कोई भी बच्चा उसे देखकर वापस नहीं मुस्कुराता था। जेकील भेड़ियों के झुंड के बीच में रुका और अपने हाथ पीछे बांध लिए। भोजन के लिए धन्यवाद। उसने भेड़ियों को एक ताज़ा मुस्कान दी और अपना मुंह पूरा खोल दिया। जो नज़ारा उसके बाद दिखा, उसने विलियम के रोंगटे खड़े कर दिए। जेकील के आसपास 20 मीटर के दायरे में जितने भी भेड़िए थे, वे सब खींचकर उसके मुंह के अंदर समा गए। कुछ सेकंड बाद डेंटिस्ट ने एक जोरदार डकार ली, जिसे सुनकर डायोवॉल्व्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। माफ़ कीजिएगा, जेकील ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता न करें, अभी डेजर्ट मीठे के लिए जगह बाकी है। लोंड की असली टीम। नाम शॉन, पेशा बेकर, हथियार चांदी का विशाल बेलन। नाम हेलेन, पेशा नौकरानी, शक्ति सुनहरे घातक धागे। नाम मिस्टर बॉन्डर, पेशा नाई, हथियार जादुई कैंचियां। नाम जेकील, पेशा डेंटिस्ट, शक्ति सब कुछ निगल जाने वाला मुंह। डायोवॉल्व्स अब चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि डर के मारे गुर्रा रहे थे। जेकील, डेंटिस्ट ने इन स्वादिष्ट शिकारों की तरफ मुस्कुराकर देखा। अगर कोई गौर से देखता तो जेकील के दांतों के बीच भेड़िए के मांस के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए साफ नजर आते। इससे पहले कि जेकील या भेड़िए कोई हरकत करते, आसमान से कोई धड़ाम से नीचे गिरा। उसके उतरने से धूल का ऐसा बवंडर उठा कि सबको पीछे हटना पड़ा। जब धूल छंटी तो 4 वर्ग मीटर के गड्ढे के बीच सफ़ेद बालों वाला एक शख्स खड़ा था। दादाजी जेम्स ने अपनी चारों ओर ऐसे नज़र दौड़ाई जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हों। जल्द ही उनकी नज़र एक पेड़ की डाल पर टिक गई, जहां एक छोटा लड़का पेड़ की छाल को कसकर पकड़े खड़ा था। विलियम को सलामत देख जेम्स की आंखों में थोड़ी नरमी आई, पर जैसे ही उनकी नज़र मैदान में बचे हुए भेड़ियों पर पड़ी, वे वापस सख्त हो गए। हेलेन, इस कचरे को साफ करो, जेम्स ने हुक्म दिया। जैसी आपकी आज्ञा, मालिक, हेलेन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगले ही पल जंगल भेड़ियों की आखिरी चीखों से गूंज उठा। हेलेन के जादुई धागों ने बचे कुचे भेड़ियों का भी काम तमाम कर दिया। हालात काबू में देख विलियम पेड़ से नीचे उतरा और सीधा अपनी एला मम्मा की तरफ दौड़ा। एला ने प्यार से विलियम के गाल चाटे, मानो कह रही हो कि वह बिल्कुल ठीक है। फिर भी विलियम ने उसे फर्स्ट एड दिया और फिर अपने झुंड की बाकी बची 13 बकरियों का भी उपचार किया।
ये वोल्फटाइड से बच निकलने वाली जाबांज बकरियां थीं और विलियम उन्हें अब मरने नहीं देना चाहता था। मिस्टर बॉन्ड नाइट ने थियो और बाकी बच्चों को ढूंढ लिया था और उन्हें सुरक्षित लोंट वापस ले जाने की जिम्मेदारी ली। बाकी सभी लोग जंगल के दूसरी तरफ सीनियर चरवाहों की मदद के लिए निकल गए। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी हजारों भेड़िए उन 2 शतवर्षीय राक्षसों के इशारे पर नाच रहे थे। और सबसे बड़ा खतरा तो वह सहस्रवर्षीय भेड़िया था जो अकेला ही पूरी सेना के बराबर था। तुम सब वापस घर जाओ, विलियम ने अपनी 13 बकरियों को आदेश दिया। मैन, बकरियों ने खुरपटक कर विरोध किया। उन्हें लग रहा था कि विलियम उनके साथ वापस नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने भी हिलने से मना कर दिया। जिद्दी मत बनो, विलियम उन पर चिल्लाया। एला, इन्हें समझाओ। मैन, एला ने एक कड़क आवाज़ निकाली और सारी बकरियां सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई। एला की डांट खाकर वे बेमन से लोंट की तरफ चल पड़ीं। वे हर 10 कदम पर पीछे मुड़कर विलियम को ऐसी दयनीय नज़रों से देखती जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल जाते वक्त अपनी माँ को देखता है। विलियम ने उन्हें नज़रअंदाज किया। उसने मन बना लिया था कि वह अभी वापस नहीं जाएगा। जेम्स ये सब बड़े चाव से देख रहे थे। उन्होंने गौर किया कि इन बकरियों के बर्ताव और शरीर में एक बड़ा बदलाव आया है। इससे उनके शक को यकीन में बदलने का मौका मिल गया। विलियम, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बेशक, अगर तुम जवाब न देना चाहो तो कोई बात नहीं, जेम्स ने मुस्कराते हुए कहा। विलियम ने दादाजी की आंखों में देखा, वहाँ मजाक नहीं, सिर्फ संजीदगी थी। थोड़ा सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और सिर हिला दिया। क्या तुम राक्षसों को मारने के बाद और भी ताकतवर हो जाते हो? जेम्स ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। ये सवाल सुनकर विलियम के होश उड़ गए। यह उसका सबसे बड़ा राज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जेम्स को बताना सही होगा, पर उसके दिल ने कहा कि इस परिवार पर भरोसा करना गलत नहीं है। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, जेम्स ने एक आह भरी। शायद मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ। ये सही वक्त नहीं है। हाँ, विलियम ने जवाब दिया। मैं राक्षसों को मारने पर और भी ताकतवर हो जाता हूँ। विलियम के दिमाग में झूठ बोलने के कई बहाने आए थे, पर आखिर में उसने अपने परिवार पर भरोसा करना ही सही समझा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी इतनी सहजता से इसे स्वीकार कर लेंगे। जेम्स भी चौंक गए थे, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और विलियम के कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया, विल। याद रखना, ये राज हमारे परिवार के अलावा किसी और के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। समझ गया, दादाजी, विलियम ने सिर हिलाया। चलो फिर, ये तुम्हारे लिए और भी ताकतवर बनने का सबसे बेहतरीन मौका है, जेम्स चिल्लाए और घाटी की ओर दौड़ पड़े। विलियम बेवकूफ़ नहीं था। वह समझ गया कि दादाजी उसे एक स्पीक फॉर्मिंग का मौका दे रहे हैं। वह जोश के साथ एला मम्मा की पीठ पर सवार हुआ और दादाजी के पीछे हो लिया। कोई ऐसा हुनर चुनना जो बहुत घातक हो, जेम्स ने पीछे मुड़े बिना कहा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। विलियम के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी उसकी सिस्टम वाली मजबूरी को पूरी तरह समझ चुके हैं। उसने तुरंत अपना स्टेटस पेज खोला। अब वक्त था बचाव छोड़कर हमले पर उतरने का। भेड़ियों के साथ हुई लड़ाई से उसकी आइस मेज क्लास के कुछ लेवल्स बढ़ चुके थे। गैविन के आशीर्वाद की वजह से उसके पास काफ़ी स्किल पॉइंट्स जमा थे। उसने अपने स्किल ट्री को खंगाला और आइस स्पाइक को मैक्स लेवल पर पहुंचाने का फैसला किया। ग्रेटर दैन आइस स्पाइक 10/10, ग्रेटर दैन 20 माना पॉइंट्स, ग्रेटर दैन जमीन से नुकीले बर्फीले शूल निकालता है जो दुश्मनों को चीर देते हैं, ग्रेटर दैन नुकसान बुद्धिमानी x6, ग्रेटर दैन दुश्मनों को जमाने फ्रीज का मौका, ग्रेटर दैन आइस वॉल 5/5, ग्रेटर दैन दीवार अब 3 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी है, ग्रेटर दैन अवधि 40 सेकंड, ग्रेटर दैन। जैसे ही जेम्स और विलियम जंगल से बाहर निकले, उनके सामने हजारों भेड़ियों का काला समंदर लहरा रहा था। जंगल में जिस झुंड से विलियम लड़ा था वह तो बस एक छोटी सी टुकड़ी थी, असली वोल्फटाइड तो अब उनके सामने था। हजारों आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनकी खौफनाक गुर्राहट से पूरी घाटी कांप रही थी। अब जब विलियम के पास आइस स्पाइक जैसा घातक हथियार है, तो क्या वह उन हजारों भेड़ियों के बीच अपना रास्ता बना पाएगा? और दादाजी जेम्स अपनी कौन सी असली ताकत आज दुनिया को दिखाएंगे? बॉस मॉन्स्टर का आगमन, अराइवल ऑफ द बॉस मॉन्स्टर। विलियम ने अपने दादाजी के चेहरे की तरफ देखा। वह जानना चाहता था कि क्या वे वाकई किसी बड़ी मुसीबत में हैं। पर उसकी उम्मीदों के उलट, वह बूढ़ा शेर अपने सामने खड़ी भेड़ियों की उस विशाल फौज को देखकर जरा भी विचलित नहीं था। पोते की नज़रों को महसूस करते हुए जेम्स ने उसकी तरफ देखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, ये सब बस मामूली कचरा हैं। असली सरदर्द तो वे शतवर्षीय और सहस्रवर्षीय राक्षस हैं। वे कमीने बहुत चालाक होते हैं और सीधे सामने से नहीं लड़ेंगे। वे पहले इस 4-1 का इस्तेमाल हमें थकाने के लिए करेंगे। तभी आसमान में बिजली कड़की और बाज की चीख गूंजी। जॉन और उसका साथी ब्लिट्स उस सहस्रवर्षीय दानव के साथ लंबी दूरी का मुकाबला कर रहे थे।
जेम्स आगे बढ़े और अगली रणनीति बनाने के लिए मार्कस के पास पहुंचे। भेड़िए किसी अनुशासित सेना की तरह अपने जनरल के आदेश का इंतजार कर रहे थे। हजारों डायवॉल्व्स की गुर्राहट से पूरी घाटी गूंज रही थी। बॉस, क्या प्लान है? मार्कस ने पूछा। उसने दूर खड़े विलियम और एला को देखा पर कुछ कहा नहीं। साफ था कि जेम्स अपने पोते को यहाँ किसी खास मकसद से लाए थे। जेम्स ने मैदान का मुआयना किया। विलियम को छोड़कर वहां कुल 9 योद्धा थे। सब के सब उस भेड़ियों के समंदर को देख रहे थे। लगता है हम हारने वालों से लड़ रहे हैं। भेड़ियों को गौर से देखने के बाद जेम्स बोले, ये सब पुरानी पीढ़ी के भेड़िए हैं। क्या फिर से वही वक्त आ गया है? मार्कस ने पूछा। अगर मुझे सही याद है तो पिछले 20 टाइड को 3 साल बीत चुके हैं, जेकिल ने टिप्पणी की। लगता है इस साल कंपटीशन काफी कड़ा है। सब एक ही बात सोच रहे थे। अगर यहाँ 20 टाइड आया है तो राज्य के दूसरे गांवों का भी यही हाल होगा। चिंता मत करो, अगर आसमान भी गिर जाए तो भी लोंट को खरोंच तक नहीं आएगी, जेम्स ने घोषणा की। सबने सहमति में सिर हिलाया। यह ऐसी बात थी जिस पर उन्हें कभी शक नहीं था। विलियम बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने शांत कैसे हैं। उसे क्या पता था कि बड़ों को चिंता सिर्फ बच्चों की सलामती की थी। अब जब बच्चे लोंट पहुंच चुके थे तो ये लोग इस जंग को किसी स्पेशल इवेंट की तरह देख रहे थे। सर, क्या छोटे मालिक का यहाँ रहना ठीक है? हेलेन ने पूछा। जेम्स ने मुस्कुराते हुए विलियम की तरफ देखा। उसकी फिक्र मत करो, वह यहाँ बस कुछ अनुभव लेने आया है। पर उसे बहुत ज्यादा हल्के में भी मत लेना। उसके पास ही रहो और ध्यान रखना कि कोई भेड़िया उसे अपना निवाला न बना ले। जैसी आपकी आज्ञा, हेलेन ने झुककर कहा। जेम्स ने सबकी तरफ देखा और अपना बैटल प्लान बताया। सबसे पहले उन 2 शतवर्षीय राक्षसों को पकड़ो, पर ध्यान रहे उन्हें मारना नहीं है। बस उनके हाथ पैर काट दो ताकि वे भाग न सकें। क्या पुराना नियम लागू होगा? आवा ने हवा में तैरते हुए हाथ उठाया। उसके चारों ओर हवा के ब्लेड किसी गहने की तरह नाच रहे थे। बिल्कुल, जेम्स ने सिर हिलाया। जो सबसे ज्यादा भेड़िए मारेगा, दोनों शतवर्षीय राक्षसों के बीस्ट कोर उसी के होंगे। शानदार, अब आई ना असली बात। हाँ, दोस्तों बुरा मत मानना, पर वो कोर मेरी जेब में आने वाले हैं। चुप कर मार्कस, वो कोर मेरे हैं। सब लड़ाई के लिए इतने उतावले हो गए जैसे कोई पार्टी शुरू होने वाली हो। जेम्स ने अपने पोते की तरफ देखकर सिर हिलाया और विलियम ने भी पूरी तैयारी के साथ हामी भरी। रास्ते में उन दोनों के बीच कुछ गुप्त बातें हुई थीं। युद्ध का समीकरण, तारांकन टारगेट, हजारों पुराने डायोवॉल्व्स। तारांकन इनाम, 2 कीमती शतवर्षीय बीस्ट कोर। तारांकन विलियम का मिशन, एक्सपीरियंस बटोरना और जिंदा रहना। विलियम को भेड़ियों के खिलाफ शुरुआती हमले में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। दादाजी जेम्स ने साफ कर दिया था कि उसे सिर्फ उनके हुक्म का इंतजार करना है। विलियम जानता था कि यह हीरो बनने का समय नहीं है। दादाजी ने उसके लिए स्टेज तैयार कर दिया था, उसे बस सही समय पर अपना रोल निभाना था और एक्सपी बटोरने थे। जेम्स ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी निकाली और उसे दोनों हाथों से थाम लिया। उनके चेहरे पर एक निडर मुस्कान थी। हमला, जेम्स ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराते हुए हुक्म दिया। जेकील डेंटिस्ट को छोड़कर बाकी सब उनके पीछे दौड़ पड़े। जेकील ने अपना सिर हिलाया और टहलते हुए रणभूमि की ओर बढ़ा। कितने गर्म खून वाले लोग हैं, जेकील ने टिप्पणी की। भले ही वह अपने साथियों को टोक रहा था, पर उसकी आंखों में भी वही शिकारी चमक थी। छोटे मालिक, अब जो आप देखेंगे उससे चौंकिएगा मत, हेलेन ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। सालों बाद मैं इन्हें इतना जोश में देख रही हूँ। विलियम ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गया था कि हेलेन क्या कहना चाहती है। जंगल की लड़ाई देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि लोंट के लोग जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। उसी पल घाटी में एक जबरदस्त दहाड़ गूंजी और जेम्स ने हवा में ऊंची छलांग लगाई। उनके शरीर की मांसपेशियां फूल गईं और वे सीधे भेड़ियों के उस समंदर के बीचों बीच जा गिरे, जैसे आसमान से कोई उल्कापिंड गिरा हो। जेम्स ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर दे मारी। अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने आसपास के भेड़ियों के शरीर के चित्रे उड़ा दिए। तभी थंडर, जंगली सुअर की एक भयंकर चीख गूंजी। वह भेड़ियों के बीच से किसी बुलडोजर की तरह निकल रहा था। जो भी उसके रास्ते में आया वह कुचला गया। एला ने यह मंजर देखा और जोश में खुर पटकने लगी। वह भी उस जंग में कूदना चाहती थी। शांत हो जाओ मम्मा, विलियम ने उसकी गर्दन थपथपाते हुए कहा। हमारा वक्त भी आएगा मैन। सच तो ये था कि विलियम जानता था कि एला अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है जहां वह इस खूनी रणभूमि के बीच में मौत का तांडव कर सके। पर उसे यकीन था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब एला इस धरती पर बेखौफ घूमेगी। विलियम उसे वहां तक पहुंचाने के लिए अपनी जान लगा देगा। एला विलियम की बात समझ गई और चुपचाप खड़ी होकर मुकाबला देखने लगी। तभी भेड़ियों के झुंड से 2 अजीब भेड़िए बाहर आए। वे 4 मीटर ऊंचे थे और उनके नीले बाल उन्हें भीड़ से अलग बना रहे थे।
उनके सिर से 2 सींग निकले हुए थे जो हरी रोशनी से चमक रहे थे। 2 प्यादे आ गए, हेलेन ने कहा। छोटे मालिक, गौर से देखिए, ये शतवर्षीय राक्षस हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये 100 आदमियों के बराबर ताकतवर हैं। अगर सफ़र के दौरान कभी इनका सामना हो तो जितना हो सके दूर भागना। चिंता मत कीजिए आंटी, विलियम ने जवाब दिया। मैं इनसे तभी लड़ूंगा जब मुझे अपनी जीत का पूरा यकीन होगा। उन दोनों नीले भेड़ियों ने एक खौफनाक दहाड़ मारी जिससे पूरी घाटी में एक शॉकवेव फैल गई। जेम्स और बाकी लोग कुछ कदम पीछे हटे पर डरे नहीं। उनकी नज़र में ये दोनों अभी भी इनाम थे। याद रहे, इन्हें मारना नहीं है, बस इनके हाथ पैर काट दो। जेम्स ने सबको याद दिलाया। मैं देखता हूँ इन्हें। शॉन बेकर हंसा और उसके हाथ का बेलन 10 मीटर लंबा हो गया। उसने उस बेलन का इस्तेमाल पोल वॉल्ट की तरह किया ताकि वह भीड़ के ऊपर से उड़ते हुए सीधे उस नीले भेड़िए तक पहुंच सके। विलियम की आंखें चमक उठी जब उसने शॉन को हवा में 100 मीटर उड़ते देखा। शॉन अपना वार करने ही वाला था कि तभी उसकी आंख के कोने में एक बैंगनी चमक दिखाई दी। धत्तेरे की! शॉन ने तुरंत अपना बेलन वापस खींचा और उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि अपनी तरफ आती बिजली की लपट को रोक सके। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और शॉन हवा में फुटबॉल की तरह उछल गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। शॉन का शरीर हवा को चीरते हुए सीधा विलियम के पीछे वाले जंगल में जा गिरा। मैदान का नया मोड़। तारांकन शॉन बेकर आउट ऑफ बैटल फिलहाल के लिए। तारांकन दुश्मन का वार, सहस्रवर्षीय लीडर ने मोर्चा संभाल लिया है। तारांकन खतरा, अब बिजली का मुकाबला करने की बारी है। जैसे किसी खौफनाक अंत की घोषणा हो रही हो, एक 10 मीटर ऊंचा बैंगनी भेड़िया गुस्से में दहाड़ उठा। उसके सिर से 4 सींग निकले हुए थे और उनकी नोकों पर बिजली की लपटें सांपों की तरह नाच रही थीं। तभी बैकग्राउंड में एक संगीत बजने लगा। सिस्टम ने इस आखिरी बॉस, लास्ट बॉस के आने का ऐलान कर दिया था। विलियम बस अपना थूक गटक कर रह गया। अपने सामने खड़े उस विशाल दानव को देखकर उसे समझ आ गया कि उसके अभी के लेवल के हिसाब से इस बॉस को हराना सिर्फ एक हसीन सपना ही हो सकता है। जेम्स ने अपना मुंह बिचकाया। अगर यह कोई साधारण सहस्रवर्षीय राक्षस होता तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, पर सामने खड़ा दानव बिजली तत्व का था जो काफी टेढ़ी खीर था। इस कमीने को मारना थोड़ा मुश्किल होगा, जेम्स ने आसपास देखते हुए सोचा। भले ही शॉन को बिजली का झटका लगा था, पर वह उसे मारने के लिए काफी नहीं था। यही वजह थी कि जेम्स या बाकी लोग ज्यादा चिंतित नहीं थे। सर, आपके आदेश? मार्कस ने पूछा। कोई जल्दी नहीं, मेरा बेटा रास्ते में ही है, जेम्स ने जवाब दिया। जैसे इन शब्दों का इंतजार हो तभी जंगल से 6 आदमी बाहर निकले। उनका नेतृत्व मॉडरेट विलियम के चाचा कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि शॉन बेकर भी उसी ग्रुप में था। उसके कपड़े भले ही जल गए थे, पर शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। इतनी देर कहाँ लगा दी? जेम्स ने अपने बेटे के पास पहुंचते ही उसे टोका। मुझे लोंट की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को तैनात करना था, मॉडरेट ने जवाब दिया। लानत है, बिजली वाला सहस्रवर्षीय राक्षस। किस्मत ही खराब है, मैं भी वही सोच रहा था, जेम्स ने आह भरी। कोई और तत्व होता तो अब तक निपट चुका होता। तभी सफ़ेद बालों वाला एक शख्स जो करीब 90 साल का लग रहा था, लाठी टेकते हुए आगे आया। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर उस विशाल राक्षस को देख ऐसे भाव थे जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया हो। परेशान करने वाला कीड़ा, वह बूढ़ा बुदबुदाया। उसका नाम ओवन था। वह एक लाइफ मैगस था और लोंट में उसका बहुत सम्मान था। बीमारी हो या चोट, सब इलाज के लिए उसी के पास जाते थे। वह लोंट के सबसे महत्वपूर्ण रक्षकों में से एक था। खैर, अब जब सब आ चुके हैं तो इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है, जेम्स ने घोषणा की। मॉडरेट, जेकील और मैं उस सहस्रवर्षीय राक्षस को संभालेंगे। मार्कस, जॉन और शॉन, तुम तीनों एक शतवर्षीय राक्षस को देखो। उसके हाथ पैर काट दो, पर मारना नहीं। जेम्स थोड़ा रुके और हवा में तैरती आवा की तरफ देखा। आवा और बाकी चरवाहे, तुम दूसरे शतवर्षीय राक्षस को संभालो। और हमारा क्या? हाथ में कड़ाही और करछूल लिए एक आदमी ने पूछा। उसका नाम गॉर्डन था, जो लोंट के इकलौते ढाबे स्लीपिंग फॉरेस्ट का मालिक और शेफ था। गॉर्डन, तुम और बाकी मूंगफली गैलरी इन छोटे भेड़ियों का सफाया करो, जेम्स ने कहा। मूंगफली गैलरी, चलो, सुनने में बुरा नहीं है, एक एल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा जो हाथ में वीणा लिए था। उसका नाम फेराइट था, जो इस राज्य का घूमता फिरता गायक था। इन छोटे चूहों को साफ करना आसान नहीं होगा, बूढ़े मालिक बस खुद हाथ गंदे नहीं करना चाहते। शहर के लोहार बारबाटोस ने अपना मित्रिल हथौड़ा उठाया। पर मैं सहमत हूँ, लोहे के बजाय भेड़ियों के सिर कूटना एक अच्छा बदलाव होगा। ओवन ने अपनी लाठी उठाते हुए गहरी सांस ली। जल्दी खत्म करते हैं, अगर देर हो गई तो मेरी पत्नी फिक्र करेगी। उस लाइफ मैगस ने मंत्र पढ़ा और पूरी रणभूमि रोशनी से नहा गई। ग्रेटर दैन मास ब्लेसिंग, ग्रेटर दैन। विलियम को लगा जैसे एक ठंडी लहर उसके शरीर के आर पार हो गई हो।
उसे अचानक अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। उसने शक दूर करने के लिए अपना स्टेटस पेज खोला और जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकलने वाली थी। उसके सारे स्टैट्स 100 अंक बढ़ चुके थे। ये कौन सा काला जादू है? विलियम मन ही मन चिल्लाया। उसे लगा था कि उसकी एला मम्मा को दिए गए बफ्स बहुत ताकतवर थे, पर इस लाइफ मैगस के एक साधारण आशीर्वाद के सामने उसके हुनर कुछ भी नहीं थे। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ओवन ने मंत्रों की झड़ी लगा दी। तारांकन, मास हैस्ट, रफ्तार बढ़ाने के लिए। तारांकन, मास प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच। तारांकन, मास बुल स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ाने के लिए। तारांकन, मास कैट्स ग्रेस, फुर्ती के लिए। तारांकन, मास आर्केन एजिलिटी। विलियम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब समझ आया कि वह कुएं का मेढक था। इन जादुई आशीर्वादों ने उसे एक आम बच्चे से बदलकर एक छोटी मोटी तबाही बना दिया था। ग्रेटर दैन मास बुल स्ट्रेंथ, ग्रेटर दैन मास कैट्स ग्रेस, ग्रेटर दैन फुर्ती में जोड़ 100 का इजाफा, ग्रेटर दैन मास आर्केन एजिलिटी, ग्रेटर दैन गति एजिलिटी में जोड़ 100 का इजाफा, ग्रेटर दैन। विलियम ने उस बूढ़े लाइफ मैगस ओवन को चमकती आंखों से देखा। कर क्या मुझे भी लाइफ मैगस बन जाना चाहिए? विलियम के अंदर का गेमर जाग उठा था। भाई साहब, ये तो वाकई कमाल की चीज़ है। यहाँ तक कि एला मम्मा भी अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं रख पा रही थीं। वह अपने खुरों से ज़मीन खोद रही थीं। अगर विलियम उनकी पीठ पर सवार न होता तो वह अब तक भेड़ियों के बीच पहुंचकर अपने शहीद साथियों का बदला ले चुकी होती। दादाजी जेम्स ने अपने पोते की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। विलियम, तुम भी पीनट गैलरी में शामिल हो सकते हो और इन छोटे भेड़ियों का सफाया करो, जेम्स ने कहा। हेलेन, इस पर नज़र रखना। जी मालिक, हेलेन ने जवाब दिया। जेम्स ने फिर ओवन की तरफ देखा। ओवन, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे पोते पर नज़र रखूंगा। शुक्रिया, अब जाओ भी, ओवन ने बेताबी से कहा। मेरी पत्नी, ठीक है, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जल्दी करो वरना इस जोरू के गुलाम बूढ़े की शामत आ जाएगी अगर हमने देर की। ठहाकों के साथ लोंट के उन असाधारण योद्धाओं की टोली भेड़ियों के सैलाब की ओर बढ़ी। जेम्स, मोर्ड्रेड और जेकिल सीधे उस सहस्रवर्षीय राक्षस की तरफ दौड़े। उन्हें बाकी लोगों के लिए समय खरीदना था। मम्मा एला, चलो, विलियम ने दृढ़ता के साथ कहा। बेस्टो, लीडर ऑफ द हर्ड, स्टील आर्मामेंट मैन। विलियम को अपनी पीठ पर लादे वह हंगोरियन बकरी किसी पागल सांड की तरह भेड़ियों की तरफ झपटी। एला के सारे स्टैट्स अब सैकड़ों में थे। जब तक वे उन शतवर्षीय और सहस्रवर्षीय राक्षसों से नहीं उलझते तब तक कोई भी आम भेड़िया या अल्फा भेड़िया उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। हेलेन विलियम के पीछे पीछे चल रही थीं। वह बड़े चाव से देख रही थीं कि कैसे वह छोटा बच्चा अपनी लकड़ी की लाठी घुमा रहा है। विलियम जब भी अपनी लाठी चलाता, दर्जनों भेड़िए सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ जाते। एला तो और भी खतरनाक थी। वह सीधे एक दिशा में दौड़ती और जो भी उसके रास्ते में आता उसे अपने सींगों से फाड़ कर रख देती। तभी मैदान में थंडर जंगली सुअर की एक जोरदार चीख गूंजी। उसने एला की रफ्तार देखी तो उसे कॉम्पिटिशन महसूस हुआ। मार्कस तो बड़े राक्षसों से लड़ रहा था, पर थंडर का काम इन छोटे भेड़ियों का सफाया करना था। मैन, खुर्र, दोनों जानवर ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे उन्हें चिकन ब्लड का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच एक मुकाबला शुरू हो गया है। दूसरी ओर विलियम की आंखें जुनून से जल रही थीं। उसकी नज़र में ये हज़ारों भेड़िए सिर्फ और सिर्फ फ्री एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सपी थे। ये किसी गेम के बोनस स्टेज जैसा था, एक ऐसा स्टेज जहां आप एक समय सीमा के अंदर जितना चाहें उतना एक्सपी बटोर सकते हैं। अगर उसने इस मौके का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया तो उसे पूरी उम्र पछतावा होता। उसने अब लोकी रहना छोड़ दिया और अपने अंदर की युद्ध की प्यास को पूरी तरह आज़ाद कर दिया। मैग्नम बर्स्ट, आइस स्पाइक। विलियम ने पागलपन की हद तक अपनी लाठी लहराई। तुम्हारा सारा एक्सपी अब मेरा है। जमीन से तलवार जैसे नुकीले बर्फीले शूल आइस स्पाइक्स निकले और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को चीर दिया। वह बच्चा इस समय का एक एक सेकंड एक्सपी निचोड़ने में लगा था। दूर से विलियम को देख रहे हेलेन और ओवन की भौहें हैरानी से तन गईं। वे इस बच्चे को पालने से जानते थे, पर पहली बार उन्होंने उसे असली जंग में जादू का ऐसा तांडव करते देखा था। क्या विलियम इस बोनस स्टेज में अपना लेवल इतना बढ़ा पाएगा कि वह प्रेस्टीज क्लास के करीब पहुंच जाए? और जेम्स की टीम का उस बिजली उगलने वाले सहस्रवर्षीय राक्षस के साथ मुकाबला कैसा रहेगा?